एंड्रिया स्क्लेचर, नाम तो सुना होगा। अगर नहीं तो ये रही उनकी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। एंड्रिया स्क्लेचर एक वर्ल्ड लेवल के एजुकेशन रिसर्चर हैं जो ओईसीडी के साथ काम करते थे। उनके प्रस्ताव और एक्सटेंसिव रिसर्च के परिणाम स्वरूप ओईसीडी ने पूरी दुनिया के 15 साल के बच्चों के लिए एक एग्जाम डिजाइन की जिसका नाम है पिसा टेस्ट, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। इस पिसा के उद्भव की लंबी कहानी हम इससे पहले के वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी एक झलक यहाँ पे है। सबसे पहला पीसा टेस्ट हुआ सन 2000 में, उसके बाद हर 3 साल पे कंडक्ट होता है। हर पीसा असेसमेंट में बच्चों की रीडिंग, मैथमेटिक्स और साइंस की परीक्षा होती है। हालांकि ज्यादा जोर इनमें से किसी एक विषय पर होता है। पीसा को टेस्ट कम और असेसमेंट ज्यादा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह टेस्ट देते तो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन रिजल्ट मिलता है उनके स्कूल को, और उससे भी ज्यादा उन स्टूडेंट्स के देशों की एजुकेशन सिस्टम्स को। इस टेस्ट में ज्यादातर ओईसीडी के देश हिस्सा लेते हैं, लेकिन नॉन ओईसीडी कंट्रीज अगर अपनी इच्छा जताएं तो उन्हें कोई मना नहीं करता। भारत ओईसीडी में न होने के बावजूद 2009 के पिसा में हिस्सा ले चुका है। पिसा टेस्ट पे हाई स्कोर करने का कोई फार्मूला नहीं है, ना ही कोई कोचिंग पॉसिबल है। इसका कारण यह है कि वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट के कोई फॉर्मेट में फिट नहीं होता। पिसा में स्पेसिफिक स्किल्स की बजाय क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग लगती है, जिसमें एक से ज्यादा स्किल्स को कंबाइन करना पड़ता है। भाषा के साथ इतिहास या कला, विज्ञान के साथ गणित, वगैरह वगैरह। अनजान प्रॉब्लम्स पे जोर दिया जाता है। स्कोरिंग में केवल सही जवाब की बजाय सही मेथड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा वजन कैरी करता है। सन 2000 से लेकर हर पीसा में देशों के एवरेज पॉइंट्स के साथ साथ उन देशों की शिक्षा की बहुत सारी हकीकतें भी रिपोर्ट की जाती है। इसमें हर अच्छे या बुरे परिणाम को बहुत सारी चीजों के साथ जोड़ा जाता है, ताकि पता चल पाए कि एग्जैक्टली कौन सा मसाला डालने से शिक्षा की प्लेट स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों बन सकती है। ये था पिसा का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब आते हैं पिसा टेस्ट के सही मकसद पे। पिसा के डिजाइनर एंड्रियास क्लेचर के मुताबिक पिसा इसलिए नहीं है कि रैंकर कंट्रीज लास्ट आए कंट्रीज को एडवाइस दे सके, बल्कि इसलिए है कि अपने ही देश के पिछड़े हुए स्कूल्स में सुधार कर सके। पिसा इसलिए भी नहीं है कि पिछड़े हुए कंट्रीज हाई रैंकिंग वाले कंट्रीज की एजुकेशन मेथड्स को अपने देश में बिना सीखे समझे अमल करें, बल्कि इसलिए है कि वो देख पाए कि नई दुनिया की चुनौतियों के लिए हर कोई क्या कर रहा है और उनसे वह क्या सीख सकते हैं। हर देश को सुधार अपने मौजूदा हालात और चुनौतियों को नजर में रखते हुए करना है। पिसा एक बहुत ही केयरफुली तैयार किया हुआ स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, और स्टैटिस्टिक्स अपने सर पे हमेशा एक टर्म्स एंड कंडीशंस चिपकाए फिरता है। कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन, यानी अगर दो घटनाएं एक साथ घटित होती है तो जरूरी नहीं कि इनमें से एक दूसरी घटना का कारण हो। पिसा स्पष्ट रूप से कहता है कि वो सिर्फ नंबर्स देता है। वो नंबर्स आने के पीछे कौन सी हिस्ट्री है वो नहीं बताता। हाँ, ये जरूर है कि हर पिसा अपने पास्ट वाले पिसा से ज्यादा मीनिंगफुल नंबर्स इकट्ठा करने की कोशिश करता है, ताकि खामियों और खूबियों की तह तक पहुंचा जा सके। डायबिटीज का डॉक्टर हमें कभी कभी ईसीजी के लिए भेजता है, ठीक उसी तरह। इस डिस्क्लेमर के बाद आते हैं मेन मुद्दे पे, जो पिसा के बड़े बड़े निष्कर्ष है। आज हम उन गलत मान्यताओं की बात करेंगे जिसमें न सिर्फ आम लोग, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स भी विश्वास करते हैं। वो मान्यताएं जिससे हमें लगता है कि एजुकेशन सुधर या बिगड़ सकता है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। सबसे पहला, गरीब स्टूडेंट्स के कारण देश एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं। अब ये बात तो हमने भी बार बार देखी है कि कोई रिक्शे वाले की लड़की या कोई कारीगर का लड़का 10वीं 12वीं और यूपीएससी में टॉप करता है। 2012 के मैथ्स का और 2015 के साइंस का पिसा का डेटा कुछ ऐसा ही बताता है। इस्टोनिया, वियतनाम और शंघाई की स्कूलों के सबसे गरीब 10% बच्चे अमेरिका और दूसरे देशों के सबसे अमीर 10% बच्चे से आगे हैं। कुछ अमेरिकी एनालिस्ट बताते हैं कि ये इसलिए है कि अमेरिका की पॉपुलेशन काफी डाइवर्स है, जिसमें पिछड़े हुए वर्गों के बच्चे दुनिया के हिसाब से ज्यादा है, खासतौर पे अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पैनिक्स। लेकिन इस दलील में ज्यादा वजन नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन के शेयर के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका के पिछड़े वर्ग का साइज ओईसीडी के एवरेज साइज से बहुत ज्यादा नहीं है। उस पर अमेरिका पढ़ाई पे ज्यादा खर्च भी करता है। अमेरिका के पेरेंट्स दुनिया के हिसाब से सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, और फिर भी ज्यादातर बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। दूसरी बात, अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती एक दूसरी दलील ये है कि इमिग्रेंट्स, खास करके पिछड़े हुए इमिग्रेंट्स, देश का ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन करने के लिए जिम्मेदार है। ये भी गलत साबित होता है। इमिग्रेशन, लीगल या इलीगल, पूरी दुनिया में होता है। डेटा दिखाता है कि इमिग्रेंट्स अपने खुद के देश के बच्चों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जहां जाते हैं उस देश के रिकॉर्ड में भी सुधार करते हैं। ये बात सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट्स यानी माइग्रेंट पेरेंट्स के वो बच्चे
जो दूसरे देश में ही पले बड़े हैं उनके बारे में और ज़्यादा सही साबित होती है। स्टूडेंट्स पे ज़्यादा पैसा खर्च करने से एजुकेशन में सक्सेस मिलती है। ये मान्यता सही साबित होती है, पर केवल उन देशों के लिए जो 6 से 15 साल के हर स्टूडेंट पे टोटल 50,000 यूएसडी से कम पैसा खर्च करते हैं। जब खर्च इस रकम से ऊपर जाता है, तो ज़्यादा खर्च के बावजूद परफॉर्मेंस में कोई फायदा नहीं मिलता। हंगरी, जो कि हर स्टूडेंट पे $47,000 खर्चता है, वो लग्जमबर्ग के लगभग बराबर है, जिसका पर स्टूडेंट खर्चा है $1,87,000, यानी कि 4 गुना। ज्यादा टाइम स्टडी करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। सदियां बीत गई, किसी ने यह सच नहीं बताया और पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स इस मान्यता का भार ढोते रहे। आज जब यह सच सामने आया, तब डंके की चोट पे आया। कौन सा सच? यही कि ज्यादा वक्त पढ़ने से मार्क्स बढ़ सकते हैं, होशियारी नहीं। चाइना के बच्चे एक वीक के 57 घंटे पढ़ाई करके पीसा में जो मार्क्स नहीं ला पाते, फिनलैंड के बच्चे सिर्फ 36 घंटे की पढ़ाई करके पा जाते हैं। याद रहे, इसमें होमवर्क और स्कूल वर्क दोनों का टाइम शामिल है। वैसे ये मुद्दा क्लासरूम लर्निंग की क्वालिटी पे काफी निर्भर करता है। वो चर्चा किसी और वक्त। ज्यादा टैलेंटेड माता पिता के बच्चे ज्यादा अच्छा करते हैं। जब पीसा में कम मार्क्स वाले बच्चों को उनकी पुअर परफॉर्मेंस का कारण पूछा गया, तो उन्होंने अपने अलावा सारे कारण गिना दिए। जबकि यही सवाल हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को पूछा गया, तो उन्होंने अपनी सक्सेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण बताया: हार्डवर्क और आत्मविश्वास। इसका सीधा सीधा निष्कर्ष यह निकलता है कि सदियों पुरानी वो मान्यता जो कहती है कि एकेडमिक सक्सेस खून में होती है, गलत साबित होती है। एकेडमिक सक्सेस का सबसे बड़ा इंडिकेटर है स्टूडेंट का आत्मविश्वास, कि वो खुद के प्रयत्न से कुछ भी कर सकता है। कुछ देशों की सफलता का राज उनका स्टडी कल्चर है। पिसा में चाइना, सिंगापुर और साउथ कोरिया के अच्छे स्कोर देखते हुए कई लोगों ने यह मुद्दा उठाया कि उनकी हाई रैंकिंग के पीछे चाइनीज कल्चर का योगदान है, जो कन्फ्यूशियस जैसे महान दार्शनिक से प्रभावित है। इसी कारण पिसा में पूर्व और पश्चिम को एक तराजू में तोला नहीं जा सकता। ये मान्यता भी गलत इसलिए साबित होती है कि कनाडा और फिनलैंड में ऐसी कोई एजुकेशनल लीगेसी नहीं है, और फिर भी वो पिसा में काफी अच्छा कर रहे हैं। यही नहीं, पुर्तगाल, इजराइल, रोमानिया और कतार जैसे देशों ने पिसा के चलते हुए अपनी परफॉर्मेंस में काफी सुधार भी किया है। टॉप ग्रेजुएट टीचर्स अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। पिसा में स्टूडेंट्स के साथ साथ हर देश के टीचर्स की भी दो चीजें ध्यान में ली गई थी: लिटरेसी यानी वाचन क्षमता, और न्यूमरेसी यानी गणित की क्षमता। बहुत से देश ऐसा मानते हैं कि अगर शिक्षा में सफल होना है, तो एकदम टॉप स्टूडेंट्स को टीचर बनाना चाहिए। ये बात पूरी तरह से सही इसलिए नहीं है, क्योंकि अगर कोई शिक्षक अच्छा करता भी है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वही शिक्षक अच्छा डॉक्टर, मैनेजर या वकील नहीं बन सकता था। और पीसा में यही साबित हुआ है। ज्यादातर टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज के टीचर्स अपने देशों में तेजस्वी तो काफी है, लेकिन टॉप X% में नहीं है। फिनलैंड और जापान के टीचर्स अपनी उम्र के दूसरे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से सबसे ज्यादा होशियार है, जबकि इटली, रशिया, स्पेन, पोलैंड और यूएस के टीचर्स ये दोनों क्षमताओं में काफी पीछे है। लेकिन ये बात साफ है कि जो देश शिक्षा में अच्छा करना चाहते हैं, वो बेस्ट टीचर टैलेंट को अट्रैक्ट किए बिना नहीं कर सकते। अच्छे टैलेंट को न सिर्फ अच्छा वेतन, बल्कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट की सहायता भी चाहिए होती है, ताकि बदलते समय के अनुसार वो स्टूडेंट के साथ कदम मिला के चल सके और आत्मविश्वास बनाए रखे। आजकल पूरी दुनिया में टीचर्स नए चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। जो देश उन्हें पॉजिटिवली सपोर्ट करेंगे, वही आगे रह पाएंगे। बोनस मुद्दा है, ट्रैकिंग से एवरेज रिजल्ट में सुधार होता है। हम जब छोटे थे, तब स्कूल और ट्यूशन में स्टार या A1 बैच होता था, ज्यादा होशियार बच्चों को पढ़ाने के लिए। यही बात जब स्कूल और स्ट्रीम लेवल यानी कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स पे होती है, तो उसे ट्रैकिंग कहते हैं। ट्रैकिंग अपने आप में बुरी नहीं है। कहीं ना कहीं क्षमताओं के आधार पर एडवांस शिक्षा देनी हो, तो ट्रैकिंग अनिवार्य है। लेकिन सही समय से पहले होती हुई ट्रैकिंग फायदे से ज्यादा नुकसान करती है। ट्रैकिंग की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। उसकी जड़ें डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक क्लास स्ट्रगल और रेसिज्म से भी जुड़ी हुई है। पैसे वाले माँ बाप अपने बच्चों को गरीब बच्चों से अलग पढ़ाने के लिए ट्रैकिंग को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन आज के समाज में, जहाँ बेसिक शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, अर्ली ट्रैकिंग की कोई वजह नहीं है। ज्यादा मार्क्स वाला जो भी बच्चा कम मार्क्स वाले बच्चे से अलग होकर पढ़ता है, वो किसी ना किसी तरह से अपने ही फ्यूचर पे कुल्हाड़ी मारता है। यही बात पीसा में भी साबित हुई। जो देश बहुत पहले से कुछ स्टूडेंट्स को अलग करके पढ़ाते हैं, वो शिक्षा में कम अच्छा करते हैं उन देशों की तुलना में जो बच्चों को मार्क्स के आधार पर लंबे समय तक सेग्रीगेट यानी कि अलग नहीं करते। तो ये थी दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल मिथ्स, जो पिछले 2 दशक से बनी हुई पीसा टेस्ट उजागर कर रही है। हमें चाहिए कि हम दुनिया के इन प्रवाहों से वाकिफ रहें, अपने भ्रमों को तो सुधारे ही, लेकिन दूसरों की गलतियों से भी सीखें। जिज्ञासा सदा बनी रहे।
धन्यवाद। If you want to get regular videos about education, please like, share and subscribe to IndicLearn.